नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार और झारखंड की सियासत की बात करें तो बिहार और झारखंड के सियासत को समझना आसान नहीं होता है, क्योंकि देश की जो भी राजनीति होती है वो बिहार और झारखंड के रास्ते से गुजर करके दिल्ली तक जाती है। और यही वजह है कि इस सियासत में बिहार और झारखंड को इग्नोर नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने देखा हो लोकसभा का चुनाव और फिर से एक बार देश में 2024 में संसदीय चुनाव होना है। लेकिन इन सब विषयों पर बात न करके आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस वादा से और जिस विश्वास से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और प्रचंड बहुमत के साथ अपार जन समर्थन दे करके लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के महान जनता जनार्दन ने एक नया इतिहास रचा, नया कीर्तिमान बनाया। तो क्या जनमानस के जन आकांक्षाओं पर केंद्र की सरकार सफल हो पाई है? इसी का एवैल्यूएशन मूल्यांकन हम कर रहे हैं, ताकि 2024 तक जो तस्वीर है वो जनता के दरबार तक बिल्कुल साफ साफ तौर पर आए। क्योंकि सरकार ने जो भी काम किए हैं उसका लेखा जोखा इस बार जनता कैलकुलेट कर रही है। और इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे कि देश में जो वर्तमान सूरत हाल है, जो स्थिति है, उसमें हमारे साथ इसी विषय पर सिवान होटल सफायर इन में एक विशेष इंटरव्यू को कवर करने के लिए हमारी मीडिया की टीम इनसे मुखातिब है। तो मैं सबसे पहले परिचय करा दूं, आज हमारे साथ असंगठित मजदूर कामगार यूनियन कांग्रेस के और जिला अध्यक्ष उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के नरेश कुमार सिंह हैं, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। तो आइए इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और नरेश सिंह से जानेंगे कि देश में जो कुछ भी सूरत हाल है। नरेश कुमार सिंह जी, मौजूदा सरकार के कार्यकलाप को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? पहले तो नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे इस मंच पे कुछ अपनी बातें रखने का मौका दिया है और बहुत खुशी हो रही है कि आज आप लोग के समक्ष मैं कुछ बोलने का आग्रह है। बिल्कुल। तो नरेश कुमार सिंह जी, सीधा सवाल आपसे यह है कि वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश की अर्थव्यवस्था को, इसमें आपको क्या लगता है कितना यह सरकार सफल हो पाई है? देखिए, आपके सामने तो समक्ष है, अभी आप देख ही रहे हैं 2014 से आज 2022 हो गया है। क्या महंगाई बढ़ी है। 400 रुपया का गैस सिलेंडर आज 1100 रुपया में ख़रीद रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना रुपया का महंगाई बढ़ गई है। एक आम परिवार कैसे ये सर्वाइव कर पाएगा। सिर्फ यही नहीं है, डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है घर चलाना। ये सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई में जो परिवार, मध्यम परिवार है, 9,000, 10,000, 12,000 की सैलरी में काम कर रहा है, खट रहा है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा। सरकार इस के संदर्भ में कुछ भी नहीं सोच रही है जो उसे सोचना चाहिए। तो आने वाली समय में जनता को इसका जो कहना है वो तो इलेक्शन में वो बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है नरेश कुमार सिंह जी कि जिस तरह से देश का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, जिसने भी देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बहुत पहले इसका पेशोगोई किया था, भविष्यवाणी किया था कि अगर सरकार की नीतियां अगर ऐसी रही तो आने वाले समय में देश जो है वो काफ़ी गंभीर संकट के दौर से गुजरेगा और पूरे भारत में आर्थिक मंदी आएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो बजट बनाया और महंगाई को दूर करने के लिए जो सरकार ने काम किया, कमी कहाँ रह गई कि ये सब समस्या सामने आने लगी? जो आज बजट बनाया गया है, मैं तो समझता हूँ वो तो आम आदमी को देख के बनाया ही नहीं गया है। उसमें कहीं भी आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। आज अभी आप देखिए, अभी जीएसटी जो लागू हो गया है, अभी जो जनरल है, दूध, दही, घी, सब में जीएसटी लगा दिया गया। पैकेजिंग फूड पे जो मूलभूत ज़रूरत के सामानें हैं उसमें भी आप उन्होंने लगा दिया है। तो अब ये बताइए कि इस तरह से जो आम आदमी के लिए जो आप बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो आम आदमी को आपको देखना होगा, ना कि ऊपर वाले सेक्शन को देखते हुए, उद्योगपतियों को देखते हुए बनाना होगा। एक मजदूर, हमारा देश जो है गरीब देश है, कोई अमीर देश नहीं है। तो यहाँ मैक्सिमम जनता जो है बहुत ही माने मध्यम वर्ग से बिलोंग करती है। तो आपको मध्यम वर्ग को ही जो है उसको ही देखते हुए बजट बनाना चाहिए। तो मैं तो अपील करता हूँ कि लोगों से कि जो बजट बन रहा है आप खुद देखिए, जांचिए, परखिए और सरकार के सामने में आप ये कीजिए, नोटिस कीजिए कि देखिए आप जो बना रहे हैं हम लोगों के लिए है ही नहीं, तो इसका विरोध होना चाहिए। तो देखिए, नरेश कुमार सिंह बताते चलें कि सिवान के ही जन्मभूमि पर पले हैं, बड़े हैं, इनका जन्म हुआ है।
लेकिन व्यवसाय और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यह झारखंड चले गए और झारखंड में राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने, जो भी इसके वरीय पदाधिकारी हैं जिला स्तरीय झारखंड में, इन्होंने इस पद पर इनको सुशोभित किया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आप जिला अध्यक्ष हैं उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के, और साथ ही साथ असंगठित मजदूर कामगार यूनियन के भी आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसके लिए वहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं? इसके लिए देखिए, हम लोग व्यापार जो है, उद्योग और मजदूरों के बीच में जो है एक समन्वय बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो मजदूर वर्ग है उसको सही मेहनताना मिले। क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से उन लोगों को अगर मेहनताना नहीं मिलेगा तो वो उनका घर परिवार नहीं चल पाएगा। साथ में हमको ये भी देखना है कि जो इंडस्ट्री चल रही है, जो व्यवसाय चल रहा है, उसके ऊपर भी इतना लोड ना हो ताकि वो कंपनी चल ना पाए। क्योंकि देखिए, अगर व्यापार रोजगार उद्योग रहेगा तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने के लिए ज़रूरी है कि उद्योग को चलता रहना। तो दोनों ही पक्षों को, अगर हमारे मजदूर भाइयों को भी ये देखना है कि हमारा जो व्यापार क्षेत्र है वो सही से चले, उनके साथ न्याय करते हुए आप काम करें, और साथ में हमारा जो व्यापार वर्ग है, वो व्यापारी लोग हैं, उन लोगों को, इंडस्ट्री वाले लोग को भी ये ध्यान रखना है कि हमारा मजदूर अपना साथ का भाई है, उसके घर परिवार सही से चले। इसके लिए उनको सही तरीके से उसको तनख्वाह का एक होना चाहिए स्लैब, जो सरकार अभी तक सही ढंग से निर्धारित नहीं कर पा रही है। हर राज्य का अलग अलग है, आज कहीं 295 है, कहीं 300 है। आप ही बताइए, इतना कम सैलरी में घर परिवार कैसे चलेगा किसी का? इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, नरेश कुमार सिंह ने वर्तमान केंद्र सरकार के नीतियों का काफ़ी जोरदार तरीके से इन्होंने खंडन किया है, एक तरह से काफ़ी हमलावर हैं, और इन्होंने कहा कि केंद्र की जो सरकार है वो जिस वादा के साथ चुनाव जीत करके आई थी, उस वादा पर काम न करके दूसरे तरफ मुद्दे को भटका रही है। और ऐसे में जो नौजवान हैं वो काफ़ी बेरोजगार हैं, देश के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। तो ऐसे में नौजवानों को जागरूक करने के लिए और मजदूरों को संगठित करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम तो प्रयास यही करेंगे कि जितने हमारे यंग जनरेशन के भाई लोग हैं, जो ये सरकार, मौजूदा सरकार है, जिन्होंने ये कहा था कि इतनी लाख नौकरियां देंगे, इनसे सवाल पूछा जाए। इन हर जो भी उनके सांसद है, प्रतिनिधि हैं, सारे लोग जब उनके क्षेत्र में आते हैं तो उनसे खड़े होकर सवाल पूछें कि भैया हमारी नौकरी कहाँ गई? हमने तो आपको ये विश्वास रख के दिया था, वोट दिया था कि आप हमको इतनी नौकरियां देंगे। नौकरियां देना तो छोड़ दीजिए, अभी जो वर्तमान नौकरियां हैं उन पे भी संकट आ गया है। जो सरकारी है वो उसको भी प्राइवेटेशन किया जा रहा है। जहां किसी को 25,000 सैलरी मिलती थी, वहां पर ये 10,000 12,000 की सैलरी में काम करने में विवश होना पड़ेगा। अभी आप देखिए, अग्निपथ योजना जो है ये कितना लोगों के साथ गलत हो रहा है। 4 साल का आपका कार्यकाल दिया जा रहा है और सैलरी कम करके आपको दी जा रही है, और लास्ट में आपका 4 साल के बाद एक लमसम अमाउंट दिया जा रहा है। आप जोड़ के अगर देख लीजिएगा, आराम से निश्चित होकर आप घर में बैठ के जोड़ के देखिएगा कि आपको जो दिया जा रहा है कोई भी अलग से कुछ नहीं दिया जा रहा। आप ही के पैसे को काट कर, आप ही को उसी में से कम पैसे देकर, आपकी सारी सुविधाओं को ख़त्म कर आपके पेंशन को ख़त्म करके, आपके आगे वाले जीवन के भविष्य को असुरक्षित करके ये सारी नीतियाँ लागू की जा रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अब जो है लोगों से सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि सवाल आप जब तक नहीं पूछिएगा उनसे, वो नहीं समझ पाएंगे। वो सोच रहे हैं कि जो नया वर्ग है वो बेवकूफ़ है, वो उसको इसी तरह से धार्मिक मुद्दों पे भटकाकर, अन्य मुद्दों पे भटकाकर उसको बेवकूफ़ बना के अगले बार भी सीट ले लेना है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ धर्म कार्य से कार्य नहीं चलेगा, आपको रोजगार भी करना है, नौकरियां भी लेनी है, देश के लिए विकास भी करना है। ये तभी संभव है जब गाड़ी के चारों पहिए जो है सुचारू रूप से एक साथ काम करें। जी, नरेश कुमार सिंह जी, आपके कहने का तात्पर्य है कि जब मतलब पेट को भोजन मिलेगा और रोजी रोजगार मिलेगी, तभी धार्मिक जो कार्य भी है उसमें भी दिल लगेगा, मन लगेगा। जी हाँ। अब जब बेरोजगारी भूखमरी रहेगी तो देश की स्थिति जो है दयनीय हो जाएगी। और जिस तरह से आपने सवाल किया कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, यानी कि जो निजीकरण हो रहा है, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऐसे में निजीकरण सरकार जो कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, इसके पीछे मंशा यही हो गई, जब आप सरकारी नौकरियां दे दीजिएगा तो उनको एक आप परफेक्ट इतने साल के लिए आप लोगों ने रख लिया तो उनका जीवन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन प्राइवेटेशन जब करिएगा तो उनका नौकरी कभी भी जा सकती है, तो हमेशा बेरोजगारी पैदा रहेगी। जब बेरोजगारी रहेगी, लोग बेरोजगार रहेंगे, तभी तो झंडा लेके ढोएंगे।
तो उन लोगों को फिर कौन सा मुद्दा देंगे? अगर रोजगारी दे देंगे तो फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उनको प्राइवेटेशन करके रखना चाह रहे हैं हम, मेरे हिसाब से, कि ताकि लोग हमेशा बेरोजगारी में रहें और हमेशा जो है उनके पीछे पीछे घूमें। In second edition, we will start a very unique program related to government policy of central government, Narendra Modi government, related to unemployment, starvation and malnutrition. There is nothing but burning question before the public of India, and Indian public will have to think related to commercialization, industrialization and privatization. Naresh Kumar Singh is present before our media organization, and he is going to face very confidently related to burning question which is present before our public, and public will definitely think about पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024। तो 2024 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें आप युवाओं से और मतदाताओं से क्या कुछ कहेंगे इस सरकार की जो नीतियां हैं और जो सरकार कार्य कर रही है उसको देखते हुए? मैं 2024 के लिए यही कहूँगा कि अब आप लोग देख लीजिए और जाग जाइए। अभी भी अगर आप नहीं जागिएगा तो इसके बाद और अगला मौका आपको नहीं मिलेगा। सरकार ऐसी ऐसी नीतियां ला रही हैं जिसके बाद आपका सारा अधिकार खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप चाह के भी कोई भी विरोध नहीं कर पाइएगा। तो ये मौका अंतिम है आपके पास 2024। बहुत बहुत धन्यवाद।